जुड़ते रहेंगे। और जैसा कि आज के इस शीर्षक में आप देख रहे हैं, आज का विषय बिंदु यही है कि गुंडा, माफिया, दबंग, ये सारी चीजें जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो वो नहीं रहता है, लेकिन पैदा होने के बाद जैसे जैसे वो भारतीय समाज में पलता है, बड़ा होता है, तमाम परिस्थितियों का सामना करता है, तो आखिर वो गुंडा और माफिया क्यों बन जाता है। माना कि गुंडे के बेटे माफिया के बेटे माफिया हो सकते हैं क्योंकि उनको परवरिश ही ऐसे मिलती है, लेकिन आप बहुत सारे ऐसे बच्चों को, बहुत सारे ऐसे नागरिकों को आप देखेंगे कि जो बहुत ही सिंपल व्यक्ति होते हैं, साधारण व्यक्ति होते हैं, अपनी रोजी रोटी में बिजी रहते हैं, फिर भी उनको मजबूरी में गुंडा और माफिया बनना पड़ता है। और जब तक वो सीधे साधे तरीके से रहते हैं, ना तो उनको कोई जानता है और ना तो उनको कोई सुनता है। लेकिन जब वे इस गुंडे और माफिया की कैटेगरी में आ जाते हैं तो वही समाज उनको हे दृष्टि से देखने लगता है, उनके दर्द को नहीं समझ पाता है कि आखिर वे इस लेवल को क्यों अचीव किए हुए, क्यों मेंटेन किए हुए हैं। साथियों, ओवरऑल मेरा कहना ये है कि आज का जो सिस्टम है, भारतीय सिस्टम, उसके जड़ जड़ में, कण कण में कह लीजिए, भ्रष्टाचार व्याप्त है। और उस भ्रष्टाचार की एक सीमा होती है, एक सीमा होती है, और वो सीमा अगर क्रॉस कर जाए तो कोई भी व्यक्ति, साधारण पुरुष, साधारण महिला भी अपना विकराल रूप धारण कर सकती है। कहने का मतलब अत्याचार, शोषण की एक लिमिट होती है। मैं पूरे भारत में तमाम सारी घटनाएं हो रही हैं इस तरीके से, तमाम लोग अपना घर बार छोड़ करके नक्सली बन रहे हैं, माफिया बन रहे हैं, डॉन बन रहे हैं, गोली और बंदूक चलाने के लिए मजबूर हैं। मुझे ये बात पता है और संभवतः आप सबको भी भारत देश की जो दयनीय स्थिति है वो बखूबी से समझते हैं। साथियों, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करूंगा। आप सभी को पता होगा कि मैं व्यक्तिगत तौर से, मैं अपनी बात करूं, आरपी मौर्य एक साधारण परिवार से बिलोंग करता हूं। साधारण परिवार का मतलब ये है कि किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप, कोई केस, कोई एफआईआर हमारे ऊपर नहीं होती है, हमारे परिवार के ऊपर भी नहीं होती है। छोटी मोटी गांव, घर के आसपास की जो लड़ाई रहती है वे चलती रहती हैं। उसमें उसको बहुत ज्यादा सीरियसली हम नहीं कहेंगे, क्योंकि लोग थोड़ा पास पड़ोस के लिटरेट भी होते हैं और जाने अनजाने में छोटी मोटी गलतियां कर भी देते हैं। मैं उसको सीरियसली नहीं लेता हूं। लेकिन साथियों, जब आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के योग्य और सक्षम हैं, उदाहरण के लिए भारतीय राजनीति की अगर मैं बात करूं, भारतीय राजनीति में अगर देखा जाए तो टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है। बहुत सारे आईएएस पीसीएस लोग हैं, रिटायर्ड हैं,
बहुत सारे वेल इंटेलिजेंट बिजनेसमैन हैं जो भारतीय राजनीति में बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन जब वे राजनीति की फील्ड में आते हैं तो उनके साथ शोषण और अत्याचार होता है। ठीक ऐसी ही घटना आपको पता होगा 2022 में जब हम लोग बिलसी विधानसभा में चुनाव लड़ रहे थे, और चुनाव के दौरान अब आप देखिएगा कि अगर आपने आम आदमी हैं, सिंपल आदमी हैं, आपकी सुरक्षा की गारंटी भारत सरकार नहीं लेती है। कोई आपको मार दे, कोई पीट दे, गोली मार दे, और मारने के बाद क्या करती है पुलिस? सिर्फ FIR लिखती है। उसको इस बात का दर्द नहीं होता है कि अच्छा अभी ये घटना हुई है तो आगे से घटना नहीं होगी, इस बात को हमें सुनिश्चित करना होगा। आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, पोस्टमार्टम होता है, FIR दर्ज होता है, इन्वेस्टिगेशन चलता है, पुलिस का काम जारी है। जैसे लग रहा है कि अगर ये घटनाएं नहीं होंगी तो पुलिस डिपार्टमेंट बेगारी पर आ जाएगा, मीन्स मजबूर हो जाएगा, मजदूर हो जाएगा, उसको कोई काम धंधा नहीं मिलेगा। उनके अनुसार ये होना बहुत जरूरी है। तो साथियों, कोई गारंटी नहीं है। आम नागरिक अगर चलता है तो वो अपनी जिंदगी को सिक्योर और सुरक्षित नहीं कर सकता है। और सिक्योर और सुरक्षित करने की अगर बात करें, अपने पास नंबर 2 के औजार मीन्स लाइसेंस तो आपको मिलने वाला नहीं है। लाइसेंस आपको, अगर आप अप्लाई करेंगे कि सर मुझे अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंस चाहिए, हथियार चाहिए, तो आम नागरिक को लाइसेंस और हथियार नहीं मिलेगा। मिलता भी किसको है? जो गुंडे माफिया होते हैं, जो उस सिस्टम, भ्रष्ट सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, जो दबंग होते हैं, तो किसी और तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, उनको मिलता है। मतलब जब आप माफिया बन जाओगे, गुंडे बन जाओगे, बदमाश बन जाओगे, तो वही सिस्टम आपके लिए काम करेगा। लेकिन अगर एक आम नागरिक हैं तो वो सिस्टम आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, भेदभाव करता है, और आपको वो चीजें उपलब्ध नहीं कराता है या वो सुविधाएं नहीं देता है जो चीज आपको मिलनी चाहिए। ऐसी स्थिति में हम लोग बिलसी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, और उस विधानसभा में हम लोगों ने इतनी जबरदस्त तैयारी कर दी, बिलसी वालों को पता है, आप सभी लगातार देख रहे हैं, आप सभी को भी पता होगा। हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ ये था, उत्तर प्रदेश जीतेंगे जब जीतेंगे, भारत को जब जीतेंगे तब जीतेंगे। लेकिन हमारा टारगेट ये था कि ज्यादा दूर और ऊंची उड़ान ना उड़ने के बजाय हम एक विधानसभा को पूरी तरह कंट्रोल करें और उस विधानसभा को निकाल करके काम करके दिखाएं, एक एग्जाम्पल, एक मॉडल प्रस्तुत करें, ताकि हमारे समाज के सोने वाले जो लोग हैं वो एक उदाहरण उनके सामने पेश हो कि ऐसा भी हो सकता है। हम लोगों ने बिलसी विधानसभा में बड़े ही सॉलिड तरीके से जमीनी स्तर पर काम किया, और काम के दौरान जब यही बीजेपी जो आज जो भ्रष्टाचारिता को खत्म कर रही है, जो आज गुंडे और माफियाओं को खत्म कर रही है, जब इनको लगा कि जो है हमारी कहीं दाल नहीं गलने वाली है, उस विधानसभा में बुरी तरीके से हमारी हार होने वाली है, आनन फानन में जो वहां का इंस्पेक्टर होता है उसको बीजेपी का कोई लीडर फोन करता है, बोलता है साले तेरे इलाके में एक लड़का तहलका मचाया हुआ है और तू कर क्या रहा है। मतलब इसी लैंग्वेज में बात करता है, और उस बात को सुनने के बाद वहां का जो एसआई होता है वो एक्टिव हो जाता है। हम लोग पर्चा दाखिल करके आ रहे होते हैं, अगर बताएं कि लोग हमारी बात को सुन रहे होंगे तो बहुत गहराई से समझ रहे होंगे। अंबियापुर चौराहे पे पुलिस स्क्वाड टीम जांच कर रही होती है, जांच करती है, हम लोगों को रुकवा करके 3-4 गाड़ी में थे, और जांच करवाने के बाद उनको कुछ मिलता नहीं है। स्क्वाड टीम वाले बोलते हैं ठीक है सर जाइए आप, हम लोग अपने कार्यालय ऑफिस में आते हैं,
रात को लगभग 8 बजे पुलिस छापा मार देती है। और अगले दिन 26 जनवरी होता है। 25 जनवरी की शाम होती है, अगले दिन 26 जनवरी होता है, गणतंत्र दिवस होता है। और हम लोगों ने ये ठानी थी कि 26 जनवरी को हम लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे। तो जब तिरंगा यात्रा निकालते तो कहीं ना कहीं पार्टी का वर्चस्व भी क्रिएट होता। और यह बात वहां के जो दबंग लोग हैं, शोषणकारी लोग हैं, उनको, या बीजेपी के भ्रष्ट जो नेता हैं, या बीजेपी भ्रष्ट पॉलिटिकल पार्टी तो ऐसे ही है, लूटो खाओ और अपनी सरकार बनाओ, तो ऐसे लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। तो उनके पास जो गुंडे और माफिया ऑलरेडी है ही हैं, शूटर है ही हैं, वो तो है ही हैं, लेकिन जब संवैधानिक तरीके से आपको रोकना चाहते हैं तो आज देश के अंदर, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, तो लाइसेंसधारी जो गुंडे हैं बहुत बुरी तरीके से काम कर रहे हैं। किसको दबाना है, किसको उठाना है और किसको जेल में ले जाना है। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि 8 बजे रात को ये लोग हमारी ऑफिस पर धावा बोले। और सिर्फ ये, जैसे आप एक नॉर्मल इंसान हैं, इंडिया पाकिस्तान की तो लड़ाई है नहीं कि तुम सामने आ गए तो चलो गोली बंदूक हम भी निकाल लें, मारो काटो। हम भारतीय नागरिक हैं और भारत माता की, भारत देश के सिस्टम की इज्जत करना हमारा परम कर्तव्य और धर्म है। पुलिस वाले बुला के लेकर गए कि नहीं चलिए थाने में। हमारी 2 गाड़ियां यहाँ से कार्यालय से उठाकर सीज कर दी गई जबरदस्ती, और बेइंतहा जितनी धारा लगा सकता था वो धारा लगाया। लगाने के बाद हम लोग समझे कि ये टाइम पास कर रहा है, रात को 10-11 बजे तक बैठे रहे वहां पर। उसके बाद वो एसआई था, जब अपना बात किया होगा ऊपर क्या करना क्या नहीं करना है, आनंद फानन में उसने जितनी धारा लगा सकता था उतना लगाया, पेपर वगैरह में निकाल दिया। और ये आरोप लगाया कि इन्होंने फ्लाइंग स्क्वाड टीम को मारा पीटा और इनके पास जो है नाजायज हथियार मिले हैं, जबकि हमारी गाड़ी में बेसबॉल के जो है, लकड़ी के जो बेसबॉल होते हैं वे पड़े हुए थे कि भाई रास्ते में कभी कोई कुत्ता बिल्ली मिल गया तो हम लोग उससे कैसे निपटेंगे। खैर इनको कोई वैसी चीज नहीं मिली और ये लगा भी सकते थे क्योंकि ये मतलब पब्लिक हो गया था। अब वो क्या सोचकर उस चीज को नहीं लगाया कि असलहा या कट्टा बंदूक नहीं मिला, लेकिन वो लगा भी सकते थे। तो जितनी भी धाराएं बनती थी 332 से लेकर 504 तक, वो सारी लगा करके रातों रात हमने डिमांड भी करी कि भाई हम बात करेंगे अपने लोगों से, अपने लॉयर से बात करेंगे, कहाँ ले जा रहे हो, कैसे ले जा रहे हो। कुछ नहीं, बैठिए सर आप बैठिए। गाड़ी में बिठाकर पूरे 2 दिन तक जो है गुप्त रूप से रखा गया, गुप्त रूप से रखा गया। हमारे साथ शैलेंद्र प्रताप भी थे और शिल्पी जी के हस्बैंड मिस्टर अरविंद मौर्य जी भी थे। 3 लोगों को 2 दिन तक गुप्त रूप से रखा गया। और 2 दिन के बाद हमारे लोगों को ये पता चला कि हम कहां पर हैं और किस स्थिति में हैं। अब आप सोचिए, मतलब एक आम नागरिक जिसका अधिकार बनता चुनाव लड़ने का, अपनी बात रखने का, अभिव्यक्ति की आजादी, ठीक है, और प्रचार प्रसार का अधिकार बनता है, ये सिस्टम हमारे साथ क्या कर रहा है। उसके बाद 14 दिन लगभग हम लोग जेल में रहे। उसका मेन कारण था कि जब तक पर्चा खारिज नहीं हो जाएगा, जब तक चुनाव आगे प्रोसीड नहीं हो जाएगा, डीएम को सीधा आदेश था कि इन लोगों को जेल से तब तक आप बेल मत करवाइएगा या निकलने मत दीजिएगा जब तक हम अपने काम में सफल ना हो जाए। लगभग 5 तारीख के आसपास जो है पर्चा, 5 तारीख नहीं 26 तारीख, हाँ 29 के आसपास की बात है, 29 या 1-2 की बात है, दोबारा जो है पर्चा सबमिट करने का टाइम था या करेक्शन का टाइम था। उस दौरान जो वहां का रिटर्निंग ऑफिसर होता है मिश्रा, वो रिटर्निंग ऑफिसर दरवाजा बंद करके काम कर रहा होता है और टोटल बीजेपी का काम चल रहा होता है, बाकी लोगों की एंट्री नहीं होती है। हम लोग जेल में होते हैं और जेल में होने के नाते
हमारे जितने भी साथी सहयोगी वहां पर थे, उनका उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि वे इस सिस्टम से लड़ सकें और अपनी दावेदारी बैलेट पर्चे के आधार पर पेश कर पाए। साथियों, पर्चा भी खारिज कर दिया गया। उसके बाद 14 दिन के बाद, बेल तो 5-6 दिन के बाद ही हो जाती, लेकिन वहां का जो सिस्टम है, जज से लेकर के पुलिस तक, लेखपाल तक, बता रहा हूं, बदायूं का पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, आप कितने भी बड़े क्रांतिकारी हैं और अगर आपके हाथ में या कहीं कोई ऐसी कंडीशन है कि सुई चुभ गई है, आप सामने वाले से बोल रहे हो भैया 1 रुपए की सुई आती है और मुझे आप दे दीजिए, मैं अपना कांटा चुभ गया है उसे निकाल लूं। अगर वो बोलता नहीं 1 रुपए की सुई नहीं, मैं 50 रुपए की सुई दूंगा, और आपके आस पड़ोस में कहीं कुछ सुई मिलने का प्रावधान ना हो या कोई विकल्प ना हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप 50 रुपए नहीं 100 रुपए देने को भी मजबूर होंगे। साथियों, यही स्थिति रही पूरे जज से लेकर के और लेखपाल चपरासी तक, पूरी तरह बदायूं में भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमारे साथियों ने बड़ी मेहनत करी, एन केन प्रकार, जिसको जो 150,000 500 रुपए ले तो खुश रहे, काम तो करवा करके उन लोगों ने आनन फानन में 14 दिन के अंदर बेल करवाया और तमाम साथी लोग बाहर से भी पहुंच गए थे। लेकिन भ्रष्ट सिस्टम जो है वो किस प्रकार से हमारा शोषण कर रहा है। चलिए, हम लोग जब पर्चा खारिज हो गया तो फ्री भी हो गए। अब वहां से हमने ये सोचा कि अगर हमारा अधिकार जो है नहीं मिल रहा है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर के इस इलेक्शन को रुकवाएं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस इलेक्शन को रुकवाएं। आनन फानन में हम दिल्ली भागे और चुनाव आयोग भागे। तो चुनाव आयोग का ये कहना है कि आप केस करवाइए, करवाते रहिए, लेकिन अभी तो चुनाव होगा और अगर आप बाद में केस को सिद्ध कर पाएंगे तो चुनाव रद्द हो जाएगा और रद्द करवाने के बाद दोबारा चुनाव होता है। मतलब समझ गए? और हमारी जो मेन लड़ाई थी पहले तो चुनाव आयोग से ही थी कि किस प्रकार से आम नागरिक का जो चुनाव आयोग शोषण करता है। चुनाव आयोग का काम सिर्फ इलेक्शन करवाने का है, आपकी भावनाओं से, आपके मेहनत से, आपके अधिकार और सम्मान से उसको कोई लेना देना नहीं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू है तो फटाफट वो चुनाव करवा के निकाल देगा। अब जो एक आम नागरिक अगर सोचो चुनाव लड़ने जाता है, उसको कोई नहीं जानता है, तो उसको वरीयता मिलनी चाहिए ना। अब बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, ठीक है, देश के नासूर बन गए हैं ये, तो इनको तो सब जानता है। यहाँ तो जब कैंडिडेट उतरता है तो प्रचार करने की जरूरत है क्या? नहीं है। लेकिन आम नागरिक अगर उतरता है तो उसको प्रचार भी करना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा। लेकिन इतनी ज्यादा फाउंडेशन लगा देते हैं। अभी तो फाउंडेशन नहीं होगी इसमें क्योंकि ये निकाय चुनाव का मैटर है, लेकिन जब लोकसभा और विधानसभा की बात होती है तो चुनाव आयोग बहुत बढ़िया रोल खेलता है, अपनी साइड बंद कर लेता है, तमाम प्रकार। ऐसे चुनाव आयोग के खिलाफ जो है क्या कहते हैं, अभद्र टिप्पणी या अशोभनीय बात कहने की वजह से अभी हमारे ऊपर केस भी है आईटी एक्ट के तहत। तो साथियों, तो केस ये हो गया, हम लोग बेल से बाहर निकले। अब ये सूचना मिले कि जिला अधिकारी महोदय का कहना है, दीपा रंजन उस समय थी, दीपा रंजन का कहना है कि जो चुनावी मुद्दे जितने भी थे उस समय वो सब बिल्कुल निरस्त कर दिए जाएंगे क्योंकि झूठे तो थे ही वो। ठीक है, हमने कहा चलो इसी में एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अभी देख रहे हैं कि चुनाव 2024 आ रहा है और अब फिर फाइल का उलटना शुरू हो गया है। बदायूं के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारी 3 केसेस हैं, FIR 32/2022, 33/2022, 39/2022, जिसमें से 2 की चार्जशीट फाइल हो गई, सूचना लगभग मिली है, अभी सम्मन हमारे पास तक नहीं आया है। और अब हमें उस कोर्ट में ट्रायल के लिए पेश होना है। उससे पहले हमने
बिलसी पुलिस को, बदायूं पुलिस को कई सारे लेटर लिखे कि भैया, लेटर इन द सेंस आरटीआई लगाई कि आपने कैसे पकड़ा, कहाँ पकड़ा, क्या कर रहे थे, लेकिन वो दरोगा ने एक भी शब्द नहीं बोला, सिर्फ यही बोला है कि आपके खिलाफ इस प्रकार का जो है एफआईआर है, इतना। इसके अलावा उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। तो साथियों, अब देखो, हम भी देश के नागरिक हैं, आप भी देश के नागरिक हैं। पुलिस वाला आपका आधार कार्ड मांग सकता है, आपकी जांच कर सकता है, लेकिन आप पुलिस वाले का आधार कार्ड नहीं जांच सकते हैं। कोई अधिकारी मिले तो आपकी डिग्री चेक कर सकता है, आपके जेब में बटुए में कितने पैसे हैं वो चेक कर सकता है, लेकिन देश के नागरिक होने के नाते आपका यह अधिकार नहीं बनता है कि आप उससे सवाल करो। हमने उसका आधार कार्ड तक मांगा कि हमने कहा वो पुलिस वाला है तो कहाँ का रहने वाला, क्या है, तो उसको असुरक्षा होने लगी। उसने बोला कि नहीं, इससे हमारी जिंदगी खतरे में है। अरे, उस पुलिस वाले की जिंदगी अगर खतरे में है तो हमारी जिंदगी कौन सा जो है रोड पे चल रही है और बिंदास हम जो है, बहुत बड़े माफिया हैं, चारों तरफ सिक्योरिटी मेरे लैस। साथियों, स्थिति ये है। अब आप मुझे बताइए, अगर ये सिस्टम इस प्रकार से शोषण करते 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 और कल को जबरदस्ती हमें जेल भेज दे, 3 साल की सजा सुना दे, या अन्य प्रकार से हमारा शोषण करे, या आने वाले 2024 में जब हम बदायूं की किसी भी सीट पर लड़ रहे हों या लड़ा रहे हों, तो फिर इस प्रकार की अगर एक्टिविटी करेगी ये सिस्टम, तो बताइए हमें क्या बनना चाहिए। मेरा सवाल आपसे सिंपल सी बात मैं कर रहा हूं, मेरे को क्या करना चाहिए? लास्ट में यही ऑप्शन होता है कि सठे साठ्यम समाचरित। सिस्टम को तो हम खत्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुतों को मारना पड़ेगा, और 2-4 को टपकाना ये हमारी मजबूरी बन जाती है। तो हम सब साइड में करते हैं। हम का मतलब एक जनरल आम नागरिक की बात कर रहे हैं, हम उसको टपकाने नहीं जा रहे हैं, पुलिस वाले को, न जज को और न किसी और को। ये हमारा धर्म नहीं है, क्योंकि हम भगवान बुद्ध के फॉलोअर हैं और हम भारतीय सिस्टम नहीं, इस ब्रह्मांड के सिस्टम को समझते हैं। जो तो इस सिस्टम के खिलाफ जाता है ना, उसका पतन बहुत जल्दी होता है, और ऐसी कंडीशन में होता है कि उसकी सारी की सारी जो पीढ़ियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। अन्याय का, शोषण का, भ्रष्टाचार की इस जो है ब्रह्मांड में कोई जगह नहीं है, लेकिन जो जितना कर पा रहा है वो करता है। पाप का घड़ा जिस दिन जो भर जाता है तो अपने आप वो उलट जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो साथियों, मैं एक अपना एक उदाहरण बता रहा था कि मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं, कोई केस नहीं है। कल को हमारे ऊपर लगातार केस बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। अभी जब हम लोग जेल में थे, तमाम सारे बच्चे बदायूं की जेल में आकर के बता रहे थे, सर हम खेत रखा रहे हैं, अपना जो है वो मक्का रखा रहे हैं, अपना आलू रखा रहे हैं, पुलिस वाले आते उठा के लेकर चले जाते हैं, कहते साले तुमने चरस रखी है, गांजा रखी है, भांग रखी है, तमंचा रखा है। और बदायूं की जेल में, हर पुलिस स्टेशन में मैं आपको बता दूं, तमाम सारे, क्योंकि मैं बदायूं को बहुत करीब से देख चुका हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं, हर थाने में जो इनका गोदाम होता है, उस गोदाम में बहुत सारे ऐसे जंग लगे जो है औजार रखे रहते हैं और पैक रहते हैं, और वो पैकिंग करके जो है सीधे जज के सामने पेश कर देते हैं। जज ये भी नहीं देखता है कि आखिर वो सही है और या गलत है, बस देखा कि जो है तमंचा पकड़ने का आरोप क्या होता है, कौन सी धारा होती है, वो लगी हुई है, फटाफट फटाफट उसको जेल के अंदर। एक पीपा अगर कहीं शराब का बोतल पकड़ा जाता है, यही पुलिस वाले 20-20 पीपे भर करके उसको जो है जेल में पहुंचाते हैं और अपनी तरक्की करते हैं। तो साथियों, मेरा ये कहने का मतलब, अगर कोई आतंकवादी या अपराधी कोई गोली मार रहा है, किसी का शोषण कर रहा है जबरन, सपोज दैट किसी की जमीन जायदाद को हड़प रहा है, मैं मानता हूं कि वो दोषी है, लेकिन ये जो सिस्टम वाले लोग इस प्रकार के भ्रष्ट व्यवस्था में लिप्त हैं और ये आम जनता के साथ इस प्रकार का दुर्भाव कर रहे हैं, क्या वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता? आता है। लेकिन इस अपराध को अपराध कौन कहेगा? उदाहरण के लिए अब योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ के ऊपर न जाने कितने अपराध हैं। आप बहुत जमीनी लेवल तक, अगर आप गोरखपुर क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो आप एनालाइज करिए, और माफिया नंबर 1
अपनी जबाने कर रहा है। आज वो माफियाओं को खत्म करने निकल पड़ा है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है, अपने पिछवाड़े जितना गोबर लगा हुआ उसको तो धुला नहीं और दूसरे का पिछवाड़ा साफ करने निकल पड़े। कितनी मतलब सोचने वाली बात है। और न जाने कितने उत्तर प्रदेश के लोग, देश विदेश के लोग, देश के लोग, जो टीवी चैनल वाले भी लगातार योगी का चला बुलडोजर, उनका चला ये, उनका चला ये, फलाना डेम का है, माहौल बना रहे हैं। 2024 सामने आ रहा है, इलेक्शन अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है। कुल मिला करके अगर इनके पास मुद्दे नहीं हैं तो ये मुद्दा साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ा काम कर लिया है, 30 मार खां वाला काम कर लिया है कि अतीक अहमद को मार दिया है। भाई आप मुख्यमंत्री हैं, पुलिस वाले बेचारे नौकरी कर रहे हैं ना। अब जैसे बिल्थी का जो यसाई था, कोई तिवारी था या ठाकुर, ध्यान नहीं है मुझे, तो वो लखनऊ का रहने वाला था। अंततः तो लास्ट में बोल रहा था कि नहीं ये लोग तो निर्दोष हैं, खामखा जो है फंस रहे हैं, लेकिन हम भी मजबूर हैं, क्या करें। अब ऐसे जो व्यक्ति हैं वो जॉब कर रहे हैं, पुलिस वाले, उनकी नौकरी का सवाल है, उनकी बीवी बच्चों का सवाल है, ऊपर से इन भ्रष्टाचारियों का आदेश आ जाता है कि नहीं आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो बताइए वो बेचारे क्या करें। अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान खतरे में डालना, ये तो जनरल सी बात है, जनरल सी बात है भाई। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में आज गुंडों का शासन है, प्रशासन है, और आप लोग इस फिराक में मत रहिए कि गुंडागर्दी, माफियागिरी इस देश से, इस प्रदेश से खत्म हो रही है। माफियागिरी, गुंडागर्दी का केंद्रीकरण हो रहा है, ये समझिए। जितने छोटे मोटे गुंडे होते थे, अब वो या तो बड़े गुंडे से कनेक्ट हो जाए कि भैया हमें जीने दो, जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूंगा। अगर आपने बड़े गुंडे की बात को नहीं सुना, नहीं समझा या उसकी गुलामी नहीं करी, तो आपका घर गिरा दिया जाएगा, एनकाउंटर कर दिया जाएगा। और अगर एनकाउंटर से बचे तो जो शूटर व्यक्तिगत तौर पे इनके हैं उनसे मरवा दिया जाएगा। मतलब लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा है। साथियों, ऐसी ही एक और व्यक्तिगत कहानी है, फिर कभी हम आपको बताएंगे, हमारे घर से जुड़ी हुई है। अभी 2-2.5 महीने पहले की बात है, काफी समय हुआ। आज हम इतना ही जानेंगे कि एक जो है आम नागरिक गुंडा और माफिया कैसे बनता है। हमने आपको पूरी बात बता दी कि हमारी मजबूरी है, अगर हमें अपनी सुरक्षा करनी है तो हमें अपने साथ में लाइसेंस लेना पड़ेगा हथियार का। और अगर लाइसेंस नहीं मिलता है, क्योंकि मिलेगा नहीं, देंगे नहीं आपको, अगर देंगे तो हमें क्या जरूरत है नकली बंदूक रखने का, जो है बिना लाइसेंस के हथियार रखने का। लेकिन अगर सामने वाला बंदूक से अटैक कर रहा है या मारने का प्रयास करेगा, तो आप तलवार से थोड़ी मारोगे, बंदूक तो रखना पड़ेगा, चाहे असली हो चाहे नकली हो। तो जब सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं करेगा, सिस्टम आपको अपना नहीं मानेगा, तो हर भारतीय नागरिक गुंडा और माफिया बनना पड़ेगा उसको। और जब गुंडा और माफिया बनेगा तभी वो सुरक्षित है, नहीं तो आजकल के जमाने में कुत्ते भी भौं भौं करते रहते हैं। किसी को सही बताओगे तो उसको सही समझ में नहीं आता है। एक छोटा सा उदाहरण और मैं बता दूं। एक बार हम गाड़ी से जा रहे थे दिल्ली में, अकेले ही थे, बहुत पहले की बात है। एक बंदा सामने से आता है, हमारी गाड़ी में टक्कर मार के चला जाता है सामने से। ब्रेक मैंने लगाया, और नया नया लड़का होता, जोश होता, जुनून होता। अब मैंने उसको बताया, जैसे उतरा तैसे वो मेरे को उल्टी सीधी बोलने लगा। अब मैं सुन रहा हूं कि सारी गलती इसकी है, और लेकिन बोल मेरे को रहा है, दिखाई नहीं देता, अंधे हो गए हो, गाड़ी नहीं चलाना आता। मैं कुछ कहता और समझ पाता, तब तक वो 4 शब्द बोल करके गाड़ी स्टार्ट की, वहां से निकल।
मैंने उसका पीछा नहीं किया और न मैंने उसको बोलने का प्रयास किया। हमने इसलिए नहीं बोला क्योंकि हमने कहा कि भाई मैं तो बहुत सीधे साधे तरीके से गाड़ी चलाता हूं। मुझे ऐसा लगा इंटरनली कि इसकी मौत मेरे हाथों नहीं लिखी हुई है, इसकी मौत का जिम्मेदार कोई इसी तरीके से पागल व्यक्ति ही होगा जो इसको उठा के ले जाएगा, क्योंकि हम बड़े नॉर्मली गाड़ी चलाते हैं और कोई इसी की तरह तूफान की तरह चलाता हुआ व्यक्ति मिलेगा और आर पार कर देगा। तो साथियों हमने उसको मुस्कुराते हुए इग्नोर किया, और जबकि मैंने ऐसा नहीं था कि मैं उससे डर रहा था। हमारे मतलब तिमारपुर के क्षेत्र की बात है, ठीक है, वहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था, पास में आश्रम है, तो अपना ही इलाका था, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन हम उसकी नादानी और बेवकूफी पर जो है मुस्कुराए और देखो, हमने कहा देखो इसकी मौत जो है वो बहुत बुरी तरीके से लिखी हुई है। तो साथियों, रोड पे चलते हुए एक आम नागरिक की हैसियत से आप किसी को हिदायत भी नहीं दे सकते। जमाना ये है, जब आप बड़े गुंडे माफिया या बड़े लीडर इस प्रकार से हो जाएंगे तो 4 लोग आपकी बात को सुनते हैं। नहीं तो आप कितनी भी महान बात बोल लीजिए, इस कान से सुनेंगे उस कान से निकल लेंगे, और अगर आपने उनको डिस्टर्ब किया तो आप भी गाली गलौज के और लाठी डंडे के शिकार होंगे। तो साथियों, आपको ये समझना है कि भारत देश विकास के नहीं विनाश के पथ पर है। और मेरा सभी युवा साथियों से निवेदन है कि अपनी और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और भारतीय राष्ट्रीय पार्टी कोई आम पार्टी नहीं है, आम पार्टी नहीं है, भारत देश का भविष्य है। हर भारतीय का, हर तबके का समान नेतृत्व और अधिकार पार्टी में सुरक्षित है। आप लोग से निवेदन है कि तन मन धन से लगकर पार्टी का सपोर्ट करें, विधायक बनाएं, सांसद बनाएं, और तभी ये भ्रष्ट सिस्टम और भ्रष्ट जो व्यवस्था है शासन की, वो गुंडा और माफिया बनाना बंद करेगी। जब किसी के ऊपर अत्याचार, शोषण, अन्याय नहीं होगा तो निश्चित तौर पर हमारा देश और भारत फिर से उसी सोने की चिड़िया या आंसू का राज की तरफ अग्रसर होगा जिसका सपना हम सभी देख रहे हैं। और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत देश के अंदर तमाम सारी पार्टियां हैं। मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी लीडर आपके सामने अपनी बात को रखता है तो मेरा नंबर आप सबको पता होगा, एक बार डायल करा के कॉन्फ्रेंस पे बात करवा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पार्टी क्या होती है, कैसे होती है और क्यों होती है। और लोकतंत्र का जमाना है आजकल साथियों, हम कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी सम्राट अशोक बन जाएं, लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज जरूरत है जनबल की और धनबल की, और दोनों एक दूसरे की पैरेलल में है। समझिएगा, अगर आपके पास जनबल है तो धनबल भी आएगा, और धनबल है तो जनबल आ जाता है। लेकिन हम उस धनबल को नहीं क्रिएट करना चाहते हैं कि जो नंबर 2 का होता है, चोरी का होता है, बदमाशी का होता है। हमारा मतलब जनबल से धनबल क्रिएट होगा और फिर हम सत्ता की तरफ बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर विचारों की बात होती है, और आपके दिल और दिमाग में अगर स्वच्छ विचार हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग एक ही पथ के अनुगामी हैं। आप भारत देश के किसी भी तबके से हो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। साथियों, मेरे हिसाब से बहुत सारी बातें हुई आज, और आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और अपनी जो भी विचार हैं, जो भी चीजें आप शेयर करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथियों, फिर मिलेंगे, और एक कहानी मेरी व्यक्तिगत घर की है, उसको हम जरूर आपसे शेयर करेंगे, लेकिन अगले मुलाकात में। बहुत बहुत धन्यवाद।